हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ते हैं एंगल ऑफ रिपोज एंड एंगल ऑफ स्लाइडिंग। तो सबसे पहले इसकी बेसिक चीज़ देख लेते हैं भी व्हाट इज़ एंगल ऑफ रिपोज एंड एंगल ऑफ स्लाइडिंग। तो सबसे पहले जैसे आपने चाहे गेहूँ ले ली, चाहे कोई भी चीज़ ऐसी ले ली जिसको आप यहाँ डाली जा रहे हैं, ठीक है। सपोज़ मैंने मान लिया आप यहाँ पर हीप बना रहे हैं, जैसे इस जगह पे आप चीज़ डाल रहे हैं, ऊपर से डाली जा रहे हैं, फनल से कोई चीज़ डाल रहे हैं, जैसे ये एक पहाड़ी सी बन रही है। तो अभी क्या है, अगर मैं इसको कोई भी चीज़ मान लूँ, जैसे पत्थर ही मान लूँ, तो ये पत्थर अभी गिरी जा रहे हैं, गिरी जा रहे हैं, गिरी जा रहे हैं। तो एक एंगल ना ऐसा आएगा, अगर आप अब इस पर पत्थर गिरोगे, यहाँ पर गिरोगे पत्थर, तो वो पत्थर यहाँ पर ठहरेगा नहीं, वो अब नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर और पत्थर डालोगे तो ये फिर नीचे गिर जाएगा, ये और पत्थर डालोगे नीचे गिर जाएगा। यानी कहने का मतलब है ये जो एंगल है, यहाँ से मैंने यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींच दी ऊपर की तरफ और यहाँ से एक ये वाली लाइन खींच दी, तो ये जो एंगल होता है दिस एंगल थीटा इज नोन एज जब थीटा की जगह हम कोई और एंगल लेते हैं, दैट इज सपोज वी रिप्रेजेंट दिस एंगल फाई इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोज। इसको हम क्या कह सकते हैं, एंगल ऑफ रिपोज, यानी इसके ज़्यादा नहीं गिर सकता। तो ये इस साइड के लिए फाई एंगल, तो मतलब ये समझने वाली बात है। देखिए, अगर इससे ज़्यादा एंगल हो जाएगा तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पर कोई भी जो पत्थर है वो नीचे गिरना शुरू हो जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। सिमिलरली अगर इस साइड की बात करें तो वो यूँ हो जाएगा, ये एंगल ऑफ रिपोज है, यहाँ पर पत्थर डालेंगे तो ये नीचे गिरने शुरू हो जाएंगे। यानी कहने का क्या मतलब है, आप एक सिंगल साइड में देखिए, दोनों साइड में देखिए कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब ये होता है भी एंगल ऑफ रिपोज इज द डिफाइन एज द एंगल, है तो ये एंगल ही है, ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन मतलब ये हॉरिजेंटल प्लेन है जिस पे आप चल रहे हैं। अगर इसको हम टेढ़ा कर दें यूँ करके यूँ, तो ये कौन सा प्लेन है, ये इंक्लाइंड प्लेन है जिस पे आप चल रहे हैं। सब बताने वाली बात है। एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन यानी ये वाला एंगल, ठीक है, फाई बोल दिया, एट विच बॉडी प्लेस्ड ऑन इट जस्ट बिगिंस टू स्लाइड। अगर यहाँ पर कोई चीज़ रख दें तो बस ये नीचे आने वाली है। अगर फाई से जरा सा छोटा सा भी एंगल बढ़ा देंगे तो ये चीज़ फटाफट नीचे आ जाएगी। यानी एंगल ऑफ रिपोज वो एंगल है जिस पे चीज़ अभी नीचे नहीं आई है, जस्ट आने वाली है। इससे कम एंगल पे तो ये कभी भी नहीं आएगी। देखो, अगर ये एंगल ऑफ रिपोज है, इस पे तो ये नीचे आना ही नहीं चाहेगी। देखो, इस पे तो वैसे ही खड़ी है, थोड़ा सा आपने एंगल बढ़ा दिया तो अभी ये नीचे जाना चाहती है लेकिन गई नहीं गई, यहाँ पर गई। ये मैक्सिमम वो एंगल है जिस पे ये आप थोड़ा सा एंगल बढ़ाओगे तो नीचे आ जाएगी, उस एंगल को हम एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। तो जस्ट बिगिंस टू स्लाइड। तो ये आपको चीज़ समझ में आ गई। जैसे आप गेहूँ डाल रहे हैं, तो वो एक हीप सा बना देगी। हीप मतलब ऐसे कुछ ट्राइंगल सा। तो फिर ट्राइंगल बनाने के बाद अगर आप और गेहूँ डालेंगे यहाँ पर तो वो रुकेगी नहीं, यहाँ पर तो उसके जो दाने हैं वो नीचे आने गिरने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ रिपोज है। तो अभी जस्ट हमने तो इसको मैकेनिक्स में पढ़ना है। तो मैकेनिक्स में पढ़ने के लिए सबसे पहले ये जैसे में लिखा हुआ है, प्लेस अ बॉडी ऑफ मास m ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन पे आपने एक मास रख दिया m, ठीक है, ये मास रख दिया m। इंक्रीजेज द एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। आप यहाँ से सपोज मैंने मान लिया, सबसे पहले यहाँ पर ये बिल्कुल स्ट्रेट था, फिर इसको थोड़ा सा टेढ़ा किया, थोड़ा सा और टेढ़ा किया, थोड़ा सा और यहाँ पर ले गए होल। इसको आप बढ़ाएंगे, बिगिंस टू स्लाइड टिल द बॉडी जस्ट बिगिंस टू स्लाइड। जहाँ ये एंगल वो एंगल है जब ये बॉडी अब स्लाइड करना चाहती है। जस्ट एंगल बढ़ाओगे तो वो चली। तो डेफिनेशन का दोबारा पढ़ लो। प्लेस अ बॉडी ऑफ मास m ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। m इंक्लाइंड प्लेन पे ये मास रख दिया। इंक्रीजेज द एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, इसका हम एंगल लगातार बढ़ा रहे हैं, टिल द बॉडी जस्ट बिगिंस टू स्लाइड, जब तक ये स्लाइड नहीं होती। तो ये मैंने एंगल फाई मान लिया। फाई इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, दिस इज फाई इंक्लिनेशन एट विच द बॉडी जस्ट बिगिंस टू स्लाइड, जिस पे नीचे आने की कोशिश कर रही है। देन फाई इज एंगल ऑफ रिपोज, इसको हम एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। तो पहले इस जस्ट डायग्राम को कैसे बनाना है वो देखते हैं हमने क्या करना है। सपोज हमने यहाँ पर एक इंक्लाइंड प्लेन ले लिया, आई सपोज दिस एंगल इज फाई। तो आपको एंगल का तरीका बता रहा हूँ, एंगल कैसे लेने होते हैं, तो ये आपके कन्फ्यूज़न नहीं होगी। ये सपोज ये मैंने मास मान लिया m, तो किसी भी बॉडी का जो वेट है वो बिल्कुल नीचे जाता है, सेंटर ऑफ अर्थ की साइड, तो यहाँ पर चला गया, ठीक है सर। उसके बाद क्या करना है हमने, ये देखो ये एंगल फाई है, तो ये एंगल 90 है, तो इसका जो एंगल आएगा वो आएगा 90 माइनस फाई। मतलब राइट एंगल ट्राइंगल से देखेंगे तो इसका जो एंगल आएगा, आपको मालूम है तीनों का सम कितना होना चाहिए, 180, यानी 90 माइनस फाई प्लस 90 प्लस फाई। देखो इस ट्राइंगल का अगर सम करें फाई
प्लस 90, तो ये एंगल x है। सपोज इस एंगल को मैंने x मान लिया। एक मिनट, ये यहाँ पर गलती हुई है हमारी, ये एंगल ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये हमें पता लग गया है। तो ये एंगल तो तीनों का सम 180 होता है। यहाँ से हमने x निकाला तो x कितना आ गया 90 - 5। ठीक है, अभी हमने क्या किया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींच लिया सपोज। तो यहाँ पर ये हमने एक परपेंडिकुलर खींचा, ये परपेंडिकुलर इस लाइन के परपेंडिकुलर है। यानी कहने का मतलब क्या है, ये जो एंगल है टोटल, ये टोटल एंगल, ये वाला टोटल एंगल 90 है यहाँ तक। तो ये 90 - 5 है और ये 90, यानी ये जो बचा हुआ एंगल है वो 5 हो गया। यानी कहने का मतलब है, मैंने आपको ये कहानी सिखाई है, अगर ये एंगल 5 है तो ये 5 है, इसको ऐसे याद कर लो। जो एंगल ये है 5 है, वही एंगल एक लाइन आप यहाँ से खींचें नीचे की तरफ और एक यहाँ से खींचें तो ये एंगल भी 5 होता है। ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए। ये एंगल अगर 5 है तो ये एंगल भी 5 है, दोनों एंगल सेम होते हैं। तो ये लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, ये भी बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, ये इसके 90 डिग्री है और ये इस 90 डिग्री है, तो ये एंगल 5 है। तो ये आपने याद करना है। ठीक है, तो अभी तो मैं जल्दी से कर दूंगा, क्योंकि अगर ये बॉडी माने ये रिएक्शन है वो इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि mg के साथ जिसके साथ एंगल आता है उसके साथ कॉस आता है, यानी mg cos फाई इज इक्वल टू आ गया r। ठीक है, तो यहाँ से पता लग गया अभी ये mg cos फाई इज इक्वल टू r है। अगर नीचे नहीं जा रही, जानने वाली ही है, यानी ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ बराबर है, ये फ्रिक्शन है, और ये mg sin फाई, ये दोनों भी बराबर होंगे। यानी मैं कह सकता हूँ mg sin फाई इज इक्वल टू फ्रिक्शन। तो ये दोनों इक्वेशंस बन गई है। दोबारा से देख लीजिए, फ्रिक्शन की वैल्यू mg sin फाई के बराबर है, यानी फ्रिक्शन mg sin फाई के बराबर है, और r mg cos फाई के बराबर है। दोनों इक्वेट कर दिए हैं। तो अभी मालूम है हमें फ्रिक्शन का क्या फॉर्मूला होता है, म्यू इंटू आर, तो इसकी जगह म्यू इंटू आर डालेंगे। अब क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, यानी mg sin फाई अपॉन mg cos फाई कर दिया, यहाँ पर डिवाइड कर दिए इन दोनों को। एंड सिमिलरली म्यू आर एम जी साइन फाई के बराबर है अपॉन आर कर दिया, ये आर ने आर को मार दिया, ये एम जी ने एम जी को मार दिया। साइन बाय कॉस क्या होता है, टेंजेंट फाई, यानी टेंजेंट फाई हमारा किसके बराबर आ गया, दैट इज म्यू। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन ही होती है, बॉडी रुकी होती है, इसकी फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू आर मतलब म्यू एस यानी स्टैटिक फ्रिक्शन है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, यानी टेंजेंट थीटा मैंने लिया था एंगल ऑफ फ्रिक्शन, वो भी म्यू एस के बराबर था। ठीक है, आज देख लिया एंगल ऑफ रिपोज भी म्यू एस के बराबर है, यानी दोनों ही एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज सेम होते हैं, थीटा इज इक्वल टू फाई।